हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम उपन्यास के तत्वों के आधार पर उपन्यास की व्याख्या करेंगे कि उपन्यास का जो निर्माण होता है वो किन किन तत्वों से मिलकर होता है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे और इसे हम तात्विक समीक्षा के नाम से भी जानते हैं। तात्विक समीक्षा मतलब तत्वों के आधार पर समीक्षा। तो आज हम उपन्यास के तत्वों के आधार पर उपन्यास की जो तत्व होते हैं उनको देखेंगे कि उपन्यास के निर्माण में किन किन तत्व की आवश्यकता होती है। आज हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं उपन्यास। इसके बाद हम पढ़ते हैं उपन्यास की रचना करने वाले इसके बाद हम पढ़ते हैं कि उपन्यास की रचना करने वाले मुख्य तत्व। तो प्राय ये महसूस किया जाता है कि कोई भी विधा विकसित कला कुसुम की भांति है। उसके तत्वों को अलग अलग करना, फूल की पंखुड़ियों को अलग अलग करके देखना है। जिस प्रकार मनुष्य की बनावट के ज्ञान के लिए उसके शरीर ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार उपन्यास की पूरी जानकारी के लिए शरीर रचना एनाटॉमी ऑफ नॉवल अर्थात उपन्यास के शरीर विज्ञान की जानकारी आवश्यक है। उपन्यास की रचना करने वाले मुख्य तत्वों की संख्या 6 मानी गई है। तो जो उपन्यास की रचना करी जाती है वो 6 तत्वों से मिलकर के होती है। तो पहला है कथावस्तु और कथानक, दूसरा पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन या संवाद, चौथा देश काल और वातावरण, पांचवा भाषा शैली और छठा है उद्देश्य। तो आइए हम कथावस्तु और कथानक को देखते हैं। तो कथावस्तु उपन्यास की रीढ़ की हड्डी अर्थात मेरुदंड है। ये जो है वो उपन्यास के लिए सबसे मेन पॉइंट है। इसके बिना उपन्यास की कल्पना तक नहीं की जा सकती। प्राय कथानक और कथावस्तु को घटनाओं का सिलसिला मान लिया जाता है, लेकिन घटनाओं का सिलसिला भर कथानक या कथावस्तु नहीं है। उपन्यासकार अपने उपन्यास में जीवन, घटनाओं और क्रियाकलापों का क्रमबद्ध वर्णन करता है, इसलिए हम उपन्यास के कथानक में एक गठन और क्रमबद्धता पाते हैं। कथावस्तु और कथानक में भी अंतर है। कथावस्तु उस सामग्री का नाम है जिसे लेखक अपनी रुचि के हिसाब से लिखता है। जीवन में अनेक स्तर होते हैं, लेकिन अपनी रुचि और दृष्टि के अनुसार उनमें से कुछ को मुख्य रूप से चुनना। प्रेमचंद्र के उपन्यासों की कथावस्तु प्रधान किसान जीवन से ली गई है। जैनेन्द्र तथा आगे के उपन्यासों की कथावस्तु शहरी शिक्षित स्त्री की समस्याओं से संबंधित है। मानव जीवन में इस प्रकार जितने क्षेत्र हो सकते हैं, उपन्यास लेखक अपनी कथा के लिए उनमें से किसी या किन्हीं ही वस्तु को उपन्यास के रूप में या उपन्यास के कथानक के रूप में चुन सकता है। तो लेखकों द्वारा चुनी गई सामग्री को जब पात्र, क्रिया, व्यापार और घटनाओं के संबंध में निरूपित किया जाता है, तब उस संबंध व्यवस्था को कथानक कहा जाता है। संबंध की ये व्यवस्था कार्य कारण संबंध पर निर्भर होती है। महत्वपूर्ण लेखक कथानक निर्माण से अपनी दृष्टि, प्रतिभा, कल्पना और जीवन के विशाल दृष्टि की जानकारी का विवेक उपयोग करता है। ये आवश्यक ध्यान रखना चाहिए कि कथावस्तु आधार सामग्री और कथानक उस आधार सामग्री रचना है। कथावस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन रचने के दौरान यानी कथानक में कल्पनाशीलता, प्रतिभा का उपयोग अवश्य होता है। कथानक की विशेषता कार्य कारण संबंध का निर्वाह, अनुपात और संतुलन है। कथावस्तु की विशेषताएं विश्वसनीयता, प्रामाणिकता और जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों या समस्याओं को उभारने और हल करने की योग्यता से युक्त होना। इसीलिए विषय का भी महत्व होता है। इसके अलावा घटनाओं में रोचकता, सभ्यता एवं मौलिकता के गुणों का होना आवश्यक है। घटनाओं की नवीनता रोचकता को जन्म देती है। रोचकता पाठक में कौतूहल पैदा करती है। उपन्यास की कथावस्तु जीवन की वस्तु है। जीवन के सुख दुख, सम विषय परिस्थितियाँ, आचार विचार आदि उपन्यास की वस्तु है। उपन्यास में मुख्य कथा होती है जिसे आधिकारिक कथा कहा जाता है। उसके साथ साथ प्रासंगिक या गौड़ कही जाने वाली कथाएं समानांतर चलती है। प्रासंगिक कथाएं किसी अतिरिक्त उद्देश्य की पूर्ति भी करती हैं और मुख्य कथा की पूरक हो सकती हैं। पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक तथा असंभावित उपन्यासों की कक्षाओं के वैविध्य के कारण कई भेद किए गए हैं। तो दूसरा हम देखेंगे जो उपन्यास का महत्वपूर्ण तत्व है वो है पात्र या चरित्र चित्रण। उपन्यास में चरित्र चित्रण का महत्वपूर्ण स्थान है। चरित्र से प्रयोजन नीतिशास्त्र के चरित्र से नहीं है। नीतिशास्त्र की परिभाषा के अनुसार तो
चरित्रकार सर्वश्रेष्ठ मानवीय गुणों का समुच्चय है। जिस व्यक्ति पर हम सच्चाई, सहानुभूति, ईमानदारी, परोपकारिता, दृढ़ता, त्याग और आदि सद्गुणों को विकसित रूप में देखते हैं, उसी को हम चरित्रवान कहते हैं। जीवन में आशा, निराशा, सुख, दुख, पाप, पुण्य, सच, झूठ, धर्म, अधर्म, दया, क्रूरता, प्रेम, घृणा आदि सभी भावों का अनुभव करते हैं। उपन्यासकार जीवन का चित्रण करते समय जीवन के इन भावों को भी चित्रण करता है। इनमें ऐसे भी गुण हैं जिन्हें हम नीतिशास्त्र के अनुसार चरित्रीय अंतर्गत मानते हैं, परंतु साथ ही ऐसे भी मनोभाव हैं जो इसके विपरीत है, जैसे असत्य, घृणा, विद्वेष आदि। अंत उपन्यास में चरित्र चित्रण से अभिप्राय उसमें उल्लिखित पात्रों का कथानक, स्थिति, देश और काल तथा पात्र की प्रकृति के अनुसार चरित्र अंकित किया जाता है। हम पात्रों में अपनी ही जैसे मनोभाव का अनुभव करने लगते हैं। जिस प्रकार हम राग, द्वेष, प्रेम, घृणा, सहानुभूति, दया, उदारता, क्रूरता आदि विकारों को वशीभूत हो कार्य करते हैं, उसी प्रकार उपन्यास के पात्रों में भी इसी प्रकार के मनोभाव का चित्रण करें। तो इसके बाद हम देखेंगे कथोपकथन या संवाद। तो उपन्यास में कथोपकथन का प्रयोग 3 उद्देश्यों से किया जाता है। पहला होता है पात्र के चरित्र चित्रण के लिए, दूसरा कथा वस्तु के प्रभाव में सहायता देने के लिए और तीसरा घटनाओं में तीव्र गति का संचार करने के लिए। इन 3 बातों का ध्यान रखकर जो कथोपकथन लिखे जाते हैं वही सफल होते हैं। कथोपकथन जितने अधिक पात्रानुकूल, स्वाभाविक, अभिनयात्मक, संक्षिप्त, सरल और प्रभावक होंगे, घटना और चरित्रों में उतनी ही सजीवता आएगी। उपन्यासकार में चुस्त, चुटीले एवं प्रसंगानुकूल कथोपकथन प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता होनी चाहिए। गढ़े हुए कथोपकथन से कृति में एक विशिष्ट गरिमा का संचार होता है। कथोपकथन उपन्यास में संजीवता और वास्तविकता का अत्यंत मोहक संचार कर उसे एक भव्य कलापूर्ण प्रकृति की महत्ता प्रदान करते हैं। लेखक का कौशल अन्य बातों में तो परखा ही जाता है, पर कथोपकथन में विशेष रूप से परखा जाता है। उसके संवादों में एक एक सर शब्द वेदी बाण की भांति मर्मच्छेदी होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं देश, काल और वातावरण। देश, काल एवं वातावरण उस स्थान, समय और परिस्थिति को कहते हैं जिसके मध्य उपन्यास के पात्र गतिशील रहते हैं, संघर्ष करते हैं और इस प्रकार कथानक के विकास में सहायक होते हैं। मानव देश काल के बंधन में बंधे हुए हैं, इसलिए मानव का ये जीवन देश और काल की सीमाओं से बद्ध है। मनुष्य संबंध अपने स्थान, युग, समाज से होता है। वह सभी तत्व देश विदेश की रीति रिवाज, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं तथा मानव के व्यक्तित्व निर्माण एवं विकास में सहायक होते हैं। अपने चरित्र के प्रति विश्वसनीयता का भाव जगाने के लिए वातावरण का चित्रण उपन्यासकारों के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। उपन्यास में जब लेखक मानव जीवन का चित्रण करता है तब उसे देश और काल का ध्यान रखना पड़ता है। वह इसी प्रकार अपने उपन्यास में युग विशेष और देश विशेष की सामाजिक स्थिति, रीति, विचार, रिवाज, आचार, विचार, संस्कृति, सभ्यता और विचारधारा पर प्रकाश डालता है, जिससे उसका उपन्यास वास्तविक और सजीव बन जाए। यदि गांव की कथा है तो पूरा परिवेश ग्रामीण होना चाहिए, जैसे मिट्टी के घर, खपरेल, पशु, खेत, पंचायत आदि। इसके साथ ही वहाँ के सांस्कृतिक रीति रिवाज, वेशभूषा, भाषा भी ग्रामीण जीवन से संबंधित होनी चाहिए। परिवेश के जीवंत वर्णन के लिए लेखक को स्थान और काल को ठीक ठीक जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा वह चित्रण अस्वाभाविक होगा। इसके बाद आती है भाषा शैली। तो उपन्यास के लिए अनिवार्य तत्व है भाषा शैली। लेखक भाषा के माध्यम से ही अपनी रचना में संजीवता लाता है। यही भाषा के प्रयोग से पात्रों में संजीवता आती है, उन कथा वस्तु कथानक स्वाभाविक लगती है। लेखक यदि अपना विचार रख रहा है तो उसकी अपनी भाषा होनी चाहिए, किंतु पात्रों के संवादों की भाषा पात्राओं की मन स्थिति, शिक्षा और वातावरण के अनुरूप होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उपन्यासकार अपनी रुचि अनुसार डायरी शैली, प्रत्यक्ष शैली, पत्र शैली, पूर्व दीप्ति शैली आदि में से किसी एक शैली का प्रयोग कर सकता है। प्रेमचंद का मत है कि भाषा का इस्तेमाल रचना शैली को सजीव और प्रभावोत्पादक बनाने के लिए होता है। उनका कथन है, उपन्यास की रचना शैली संजीव और प्रभावोत्पादक होनी चाहिए। भाषा का सरल, व्यवहारिक और मुहावरेदार होना चाहिए। इसलिए अच्छा माना जाता है कि वह जीवन की सच्चाई से जुड़ी होती है। अलंकारिक और काल्पनिक भाषा सुंदर तो ज़रूर होती है, लेकिन वह जीवन से उतनी ही दूर भी होती है। उपन्यास की भाषा को प्रधान कार्य ये है कि वह जीवन में विकसित होने वाली नई नई जटिलताओं का उद्घाटन करे। इस प्रकार
कार्य के लिए अलंकार और कल्पना का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। भाषा में शब्दों का प्रयोग पर बल दिया जाता है। तत्सम, तद्भव, देशाद्, विजय शब्दों का प्रयोग होता है। इस प्रकार उपन्यास में भाषा की दो मुख्य कार्य हैं। वह रचना शैली को सजीव और प्रभावोत्पादक बनाती है और जीवन की वास्तविकता का उद्घाटन करती है। तो शैली के दो मुख्य रूप हैं, वर्णन और चित्रण। वर्णन शैली की विशेषता यह है कि वह जीवन के अनेक पहलुओं, पक्षों और स्थितियों को ठीक ठाक स्थान पर निर्धारित करती है। जीवन के पहलुओं को वर्णनात्मक शैली द्वारा ये परिदृश्य खड़ा करती है जिसमें पात्र, घटना और क्रिया व्यापार होते हैं। उदाहरण के लिए हम जिस घर में रहते हैं वह किन किन स्थानों में कितनी दूर पर है, उसे पहचानने के लिए हमें आसपास की किन किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। इन सब बातों के ज्ञान से ही हम अपने घर को ठीक ठीक जान पाते हैं। उसी प्रकार उपन्यासकार जिन पात्रों के जीवन को घटनाओं, कथावस्तु के रूप में ग्रहण करता है, उन्हें पूरे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक, दार्शनिक, दृश्य स्थितियों के बीच रखता है। और इसके बाद उद्देश्य आता है। उद्देश्य, प्रत्येक रचना का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। सफल उपन्यासकार वही है जो अपना उद्देश्य सहजता से पाठक तक पहुंचा दे। लेखक को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका उद्देश्य कथित ना होकर व्यंजित होना चाहिए। कथित होने से वह उपदेश बन जाएगा। गोदान में प्रेमचंद ने किसानों का शोषण दर्शाया, कहा नहीं है। उपन्यास केवल राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और किसी भी उद्देश्य को स्वीकार नहीं करता, बल्कि मनुष्य के अनुभव की गहराई और उसकी संभावनाओं को समृद्ध करने के लिए उद्देश्य को स्वीकार करता है। उद्देश्य जीवन की जटिल समस्याओं के कारण रचनात्मक प्रक्रिया में घुला होता है। उदाहरण के लिए यशपाल के उपन्यासों का उद्देश्य वर्ग संघर्ष के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। लेखकों और आलोचकों ने उपन्यास की सार्थकता के लिए सामाजिक उद्देश्य को अनिवार्य माना। रूप की दृष्टि से जितना बहुरूपियापन उपन्यास में उतना किसी अन्य साहित्यिक विधा में नहीं। गद्य के किसी भी निश्चित रूप में इसे बांधा नहीं जा सकता। इसमें संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, निबंध, इतिहास, यात्रा, वृत्तांत आदि सभी की विशेषताएं समाविष्ट हो जाती है। कविता तो नाटक आदि विधाओं की तरह इसमें कुछ रूढ़ नियमों का पालन नहीं होता। उपन्यास तो अपने ही बनाए नियमों का अतिक्रमण करते हुए नित्य नए नए रूपों को अपनाता चलता है। जैसे कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने संकेत किया, ये रूप का अन्वेषण नहीं करता, बल्कि एक विशेष प्रकार के परिवर्तमान समाज के बहुधरातलीय यथार्थ के सौंदर्य शास्त्रीय स्तर का उजागर करने के लिए एक निजी रूप तलाशता है। अतः उपन्यास का परीक्षण न सिर्फ कथ्यगत है और न रूपगत, बल्कि उन दोनों के द्वंद्वात्मक रिश्ते का विवेचन में है। तो इसके बाद तो ये हमने उपन्यास के जो मूल तत्व थे उनको पढ़ लिया, और अब हम देखते हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में देखते हैं, हम उपन्यास के रचना विधान में परिवर्तन आता रहता है। व्यक्ति और समाज संबंधी दृष्टियाँ बदल गई और बदल रही हैं। फलत उपन्यास की रचना विधान में भी परिवर्तन के संकेत दिखाई देते हैं। उपन्यास के संबंध में परंपरा स्वीकृत 6 तत्वों की बात आज ढीली पड़ती जा रही है। किसी उपन्यास में घटना के निर्माण की तकनीक बदली हुई दृष्टिगोचर होती है और किसी में चरित्र चित्रण ढंग बदल जाता है। उद्देश्य के संबंध में पर्याप्त अंतर आ गया है। युग बोध बदलता है तो किसी भी साहित्यिक विधा की तकनीक में नए एक्सपेरिमेंट होने लगते, क्योंकि प्राचीन तकनीक नए भाव बोध का भली भांति वाहन नहीं बन पाती। ये सब कुछ होते हुए उपन्यास का प्रतिपाद्य तो रहेगा ही, तथा उसे इस विधा में प्रस्तुत करने की तकनीक को भी झुटलाया नहीं जा सकता। उपरोक्त सभी तत्वों के समन्वित प्रयोग से उपन्यासकार अपने उद्देश्य में सफलता पा सकता है। अंत में निर्मल वर्मा के शब्दों में, उपन्यास का गठन लेखक तैयार नहीं करता, स्वयं अपनी दृष्टि उसे निर्धारित करती। जैसे नदी पहले अपना पाठ तैयार करके नहीं बहती, स्वयं बहने के दौरान पाठ बनता जाता है। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, और अगर इसमें थोड़ी बहुत मेरे से गलती हुई हो तो मैं उसके लिए आप लोगों से सॉरी कहती हूँ। बट आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।